भारतीय जनता पार्टी, फडणवीस और एकनाथ शिंदे अभी तक साथ बैठकर मुस्कुरा रहे थे कि जल्द ही महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी। जिस तरह से उन्होंने शिवसेना के नेताओं को तोड़ा है और एकनाथ शिंदे गुट ने एक नया निर्माण किया है, वो ये सोच रहे थे कि मैंने यहां से गुवाहाटी ले जाऊंगा और सरकार बना लूंगा और मुझे कोई बड़ा पद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे सबके सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको सारी घटनाएं बताऊंगा और एक बड़ी घटना और कि ईडी दफ्तर के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बड़ा बैनर लगा दिया है जिसमें लिखा है कि बीजेपी कार्यालय। ये सभी खबरों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं जो महाराष्ट्र से आ रही है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। क्या वहां पर अभी मौजूदा हालात हैं, विधायक वहां से वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो विधायक गुवाहाटी में हैं, क्या वो सच में एकनाथ शिंदे के साथ हैं या फिर वो गुवाहाटी के होटल में तो रह रहे हैं लेकिन वो अभी भी शिवसेना के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं। बड़ा सवाल बनता है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 विधायक वहां पर मौजूद हैं उनमें से पक्का नहीं कि वो 40 के 40 एकनाथ शिंदे के गुट के हैं, जबकि बीते दिन ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि उसमें से 21 विधायक ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, उद्धव ठाकरे के परिवार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि वो वहां रह जरूर रहे हैं लेकिन एकनाथ शिंदे पर नजर रख रहे हैं। वो वहां हर चाल से वाकिफ हो रहे हैं जो हमारे खिलाफ चली जा रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, शिव सैनिकों ने ईडी के दफ्तर के बाहर एक बड़ा बैनर लगाया है जो आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा है ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यालय। आखिर ऐसा क्यों लिखा है? ईडी से बीजेपी का क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है? बता दूं कि जो सारा खेल हो रहा है ना महाराष्ट्र में, ये ईडी की शय पर हो रहा है। ऐसा शिव सैनिक के नेता और संजय राउत भी कह चुके हैं। वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि ईडी की वजह से ये सारा खेल हुआ है, ये सारे नेता इनको वहां ले जाया गया है, पहले गुजरात और गुजरात से गुवाहाटी। अगर ईडी का इस्तेमाल ना किया जाता तो शायद आज ऐसे हालात ना होते। शरद पवार ने भी ये कहा है क्योंकि ईडी, आईटी ये सब बीजेपी के वो हथियार हैं जो बीजेपी अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ करती है, या जब उसे सरकार बनानी होती है, जब उसे सामने वाले नेताओं के घर छापे पड़वाने होते हैं, दफ्तरों में छापे पड़वाने होते हैं, तब बीजेपी अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करती है। आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे ईडी ने अभी शिकंजा कसा है शिवसेना नेताओं पर और इसी के बाद इनको कहा जाता है कि ये तोता हैं। ईडी को तोता कहा जाता है बीजेपी सरकार का। और अब ईडी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यालय, बीजेपी का बैनर लगा दिया है जिससे शिव सैनिक ज्यादा भड़के हुए हैं क्योंकि माहौल वहां पर गर्म है और लगातार वहां की राजनीति गर्माई हुई है। तो सिर्फ इसलिए कि आखिर जो नेता एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो वापस कब आएंगे, क्योंकि देखिए फ्लोर टेस्ट में जो बातें हो रही हैं वो एक बात तो साफ है कि एकनाथ शिंदे भी ये कहते हैं कि हम फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेंगे, तो वहीं संजय राउत कहते हैं कि पहले एक बार मुंबई आओ तो सही, जब आप मुंबई आओगे तभी तो पता चलेगा। लेकिन देखिए जो शिवसेना के जो वोटर हैं, जो मुंबई के लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो भी विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट में गए हैं उनके यहां तोड़फोड़ हो रही है, बैनर जलाए जा रहे हैं, उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है और कहीं ना कहीं बहुत ही जोर आजमाइश से बहुत ही प्रदर्शन हो रहा है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए इस तमाम राजनीति के पीछे ये तो साफ है कि बीजेपी है। पहले वो खुलकर सामने नहीं आई थी लेकिन अब आ गई है। फडणवीस से गुजरात में गुप्त बैठक हुई है, किसकी? एकनाथ शिंदे की। वो गुवाहाटी से इधर आए गुजरात में और फडणवीस मुंबई से गुजरात में गए, फिर दोनों की गुप्त बैठक हुई और फडणवीस वापस मुंबई आ गए और एकनाथ शिंदे वापस चले गए। लेकिन उसके बाद अगले दिन ही जैसी ये खबर आई कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में 21 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे की जो हंसी थी वो चिंता में बदल गई। फडणवीस जो खुश हो रहे थे वो चिंता में बदल गई। बता दें कि इस पीछे जो उठापटक चल रही है ना वो बहुत ही सोचने वाली है। बहुत ही जो एकनाथ शिंदे के साथ अभी भी एमएलए हैं, जो सारे विधायक हैं, उन पे संशय बरकरार है। अमित शाह कह रहे हैं कि बताओ जो एकनाथ तुम्हारे साथ जो नेता ठहरे हुए हैं, जो एमएलए ठहरे हुए हैं, वो तुम्हारे साथ हैं या फिर उद्धव ठाकरे के साथ हैं? ये स्पष्ट करो कि तुम्हारे साथ एमएलए कितने हैं। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे सूरत गए थे तो पहले कहा जा रहा था कि पहले 22 एमएलए हैं, 20-22 एमएलए हैं, फिर 30-32 हो गए, फिर 40 हो गए।
और अब जो ये सारी बातें चल रही हैं, जो राजनीति चल रही है, जो डेली खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उस पर उनसे कहा जा रहा है कि फडणवीस कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तुम्हारे साथ नेता कितने हैं, क्या हम बहुमत साबित कर पाएंगे, क्या शिवसेना सरकार को गिरा पाएंगे। सोचने वाली बात है कि फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब वो एक बार पहले रातों रात शपथ ली थी, उसके साथ ही अजीत पवार ने भी शपथ ली थी। लेकिन इस बार इनके मंसूबों पे पानी फिर गया और इस बार इन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया। एकनाथ शिंदे को आगे रख के चाल चली, फडणवीस पीछे ही रहे, लेकिन अब वो सामने आ गए हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी और फडणवीस पहले कह रहे थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो झगड़ा चल रहा है वो शिवसेना के गुट के अंदर का है, वो उनका आंतरिक कलह है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये साफ हो गया कि ये जो सारा खेल रचा गया है ना, 3-3 हजार करोड़ रुपए की डील सामने आई है, एक नेता 50-50 करोड़ में बिका है। ये बात एक चंडिका अखबार है मुंबई का, महाराष्ट्र का, उसने अपने फ्रंट पेज पे छापी है। ये खुलासे किए हैं, गुप्त बैठक का खुलासा हुआ है, नेताओं के संपर्क में है उद्धव ठाकरे, उनसे पता चला है कि वो जो नेता हैं उनके साथ वो अभी भी मेरे संपर्क में है। ऐसे 21 विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। इसीलिए शायद देरी हो रही है सरकार बनाने में, इसीलिए शायद एकनाथ शिंदे भी सामने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए गुवाहाटी से यहां नहीं लाया जा रहा है। जरा सोचिए, जो सारी मीडिया गुवाहाटी में है, सारे एमएलए 5 स्टार होटल में ठहरे हैं असम के, और दूसरी तरफ असम में बाढ़ आई हुई है, 100 से ज्यादा जाने चली गई हैं, उनको मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया किसको दिखा रहा है? उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहता है। गोदी मीडिया दिन रात उद्धव ठाकरे सरकार को गिराना चाहता है। वो नहीं दिखाना चाहता कि कैसे असम में इतनी बाढ़ आई हुई है, कैसे 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री वहां का दौरा करने के बजाय, लोगों से मिलने की बजाय 5 स्टार होटल में जाके उनका हाल चाल ले रहे थे। वो नहीं बताते कि क्या क्या होता है, वो नहीं बताएंगे आपको कि राजस्थान में क्या हालात है, इसके पीछे क्या हो सकता है। वो इसे धर्म से जोड़ के बताएंगे, वो आपको मजहब में ले जाएंगे, वो आपको हिंदू मुस्लिम में ले जाएंगे। वो आपको नहीं कहेंगे कि अपराधी केवल अपराधी होता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो जोड़ेंगे कि मुस्लिम ने हिंदू की हत्या कर दी तो उन्हें मसाला मिलेगा। बीजेपी की वहां पर सरकार बन रही है तो उन्हें मसाला मिलेगा, लेकिन ये नहीं देख रही कि जो दल बदल के नेता आने चाह रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनके चुनाव लगने पे रोक होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। अगर जब खरीद फरोख्त होती है तो ऐसे नेताओं पर बैन लगना चाहिए। कहां है वो मीडिया? ये लोकतंत्र देश में जब नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, इस बदनाम, या फिर यूं कहें कि ये जो बदनाम रणनीति है, ये जो घिनौनी राजनीति है, इसको मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताती है, बीजेपी का गुणगान करती है, लेकिन नहीं बताती कि ऐसे खरीद फरोख्त करना क्या पार्टी की छवि के लिए अच्छा है? क्या पार्टी की बदनामी नहीं होगी इससे? नेताओं की बदनामी नहीं होगी? ऐसे दल बदलू नेताओं को दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए? अगर पहले कोई ऐसा करता था उस पर बैन लगाने की बात की जाती थी। कोई पार्टी अगर किसी के साथ जाती थी, समर्थन दे देती थी या उसके नेता टूट जाते थे तो उन्हें बदनाम कर दिया जाता था, लेकिन आज इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। जरा सोचिए आप कि आपको क्या दिखलाया जाता है। बहरहाल अभी महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सब यही है कि अभी कुछ भी साफ नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ नेता संपर्क में हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और इसीलिए एकनाथ शिंदे अभी टेंशन में बरकरार है कि आखिर वो जाएं तो कैसे जाएं। उधर बीजेपी जोर आजमाइश कर रही है कि आखिर एकनाथ शिंदे तुम्हारे साथ अगर नेता हैं तो वो कितने हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में नहीं है, क्या ये सचमुच तुम्हारे साथ हैं? ये सारी उठापटक चल रही है अभी महाराष्ट्र में, और ये सब साफ हो पाएगी जब ये सारे सामने आएंगे या फिर गुवाहाटी से ये सब सारे नेता मुंबई आ जाएंगे। उसके बाद ये सारी स्थिति साफ हो जाएगी। आप लोगों की इस वीडियो को देखकर जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।